सो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो अभी तक हमने डिफरेंट नॉन एक्वस सॉल्वेंट डिस्कस करा, जिसमें हमने डिटेल में अमोनिया एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट डिस्कस करा। देन इन द लास्ट लेक्चर हमने हाइड्रोजन फ्लोराइड एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट, द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड व्हाई हाइड्रोजन फ्लोराइड इज ए गुड नॉन एक्वस सॉल्वेंट, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करा है। आज के लेक्चर में हम अनदर इम्पॉर्टेंट नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि होगा हमारा एसिडिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम H2SO4 कहते हैं। तो देखते हैं व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड chemical properties of sulfuric acid that make sulfuric acids again a very good non-aqueous solvent. तो स्टार्ट करते हैं विद द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो अगेन, सल्फ्यूरिक एसिड इज ए प्रोटिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट। प्रोटिक क्यों है? Because there are proton in the chemical formula of H2SO4 and these protons are donatable. ये प्रोटॉन डोनेट हो सकते हैं। तो कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जो कि जिनकी फॉर्मूले में प्रोटॉन होते हैं और वो प्रोटॉन डोनेबल होते हैं, उनको हम प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारे पास एक प्रोटिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, दैट इज वाइडली यूज इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि इनऑर्गेनिक में सॉल्ट्स को डिसॉल्व करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स की जरूरत होते हैं। तो इनऑर्गेनिक में ज्यादातर हम सल्फ्यूरिक एसिड को एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट लेते हैं। It's a strong acid that can dissolve many substances that are insoluble in water. बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो यूजुअली वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो इनको हम सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो ए पोलर सॉल्वेंट which makes it useful for dissolving polar compound. क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है, तो ये हमें पोलर कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने में भी बहुत ज्यादा यूजफुल रहते हैं। Now let's see some of the important physical properties of H2SO4, like the melting point is around 283.4 Kelvin and the boiling point is 603 Kelvin. So again we can say that it has a very long, yeah, large लिक्विड रेंज। लो और लास्ट लिक्विड रेंज का मतलब है ये बहुत एक बड़े रेंज ऑफ टेम्परेचर के बीच में ये एज इन लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो इट इज लिक्विड एट 298 केल्विन ऑन एंड द लॉन्ग लिक्विड रेंज दैट इज फ्रॉम 283.4 to 603 Kelvin contributes to us making this a widely used non-aqueous solvent। क्योंकि कोई भी सॉल्वेंट जब आप लेते हैं उसकी लिक्विड फॉर्म में रहना बहुत जरूरी है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का लिक्विड रेंज भी बहुत ज्यादा है, 283 से लेके 603 केल्विन तक ये लिक्विड फॉर्म में रह सकते हैं। इसीलिए एक फिजिबल नॉन एक्वस सॉल्वेंट ये आपका H2SO4 एक्ट करते हैं। The density is around 1.84 and the relative permittivity is 8108292 Kelvin. Self ionization constant is 2.7 into 10 raised per minus 48298 Kelvin. And most important, the dielectric constant is 100. So these are some of the important properties of H2SO4 which makes it a better non-aqueous solvent. However, some disadvantages are also there. One of the disadvantages is viscosity. अगर हम विस्कोसिटी की बात करते हैं, वाटर की कंपैरिजन में H2SO4 27 टाइम्स क्या है ज्यादा विस्कस होते हैं। एंड ऑल्सो हाई वैल्यू ऑफ vaporization, heat of vaporization is again the disadvantage property of your sulfuric acid as a non-aqueous solvent. Besides this, the non-aqueous solvent H2SO4 has some very good important physical properties also. Both water and your H2SO4, the high viscosity and high vaporization properties arises due to the extensive intermolecular hydrogen bonding which are present in H2SO4 and make it difficult to move the solvent by evaporation from the reaction mixture। तो ये जो एक तो विस्कोसिटी ज्यादा होने की वजह से आप इजीली इसको फिल्टर नहीं कर पाएंगे। फिल्टर नहीं कर पाएंगे तो आपका प्रोडक्ट
और सॉल्वेंट को बाद में आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन आप इसको इजीली सेपरेट नहीं कर पाएंगे। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होने की वजह से आप H2SO4 को वेपर फॉर्म में भी या हीट करके भी आप सॉल्वेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका एक मेजर डिसएडवांटेजेस हैं besides some of the very good advantages properties in non-aqueous solvent. So next point is dissolution of solute in H2SO4, H2SO4, that is sulfuric acid, is favorable only if new interaction can be established to compensate for the loss of extensive hydrogen bonding. Generally, this is possible only if the solute is anionic. So this is another important point. तो अगर कोई भी solute को अगर H2SO4 में dissolve करते हैं तो solute और H2SO4 that is the solvent के बीच में नया interaction बनना जरूरी है सो दैट जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2SO4 में था उनकी लॉस को हम क्या करें कंपनसेट करें because of its high dielectric constant is a good solvent for polar compound क्योंकि हमें पता है the dielectric constant is inversely proportional to inter-ion intermolecular force तो जितना dielectric constant ज्यादा होगा उतना force क्या होंगे कम होंगे so the solvent can be more the solvent can be more ionic so ये जो H2SO4 है ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से पोलर सॉल्वेंट के लिए पोलर कंपाउंड्स के लिए गुड सॉल्वेंट एक्ट करते हैं there is the least ion-ion interaction in sulfuric acid and all electrolytes are found to be fully ionized because the dielectric constant is more so the ionic interaction will be minimum in your non-aqueous H2SO4 the value of equilibrium constant for self ionization process is relatively large self ionization का जो equilibrium constant है वो भी H2SO4 के लिए क्या है ज्यादा है सो दीज आर फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि H2SO4 को एक बेटर नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या करते हैं बना देते हैं नाउ लेट्स डिस्कस another important property that is the auto ionization so जितने भी नॉन एक्वस सॉल्वेंट अभी तक हमने डिस्कस करा है सब ये एबिलिटी रखते हैं कि देट अंडरगो सेल्फ ऑटो आयनाइजेशन सिमिलरली H2SO4 भी क्या होते हैं auto ionized होते हैं to give your acidic and the basic ions. So the auto ionization can be represented in this way. The 2 moles of H2SO4 undergoes auto ionization reaction to give H3SO4 plus and HSO4 minus. That is the one is a cation and another one is a anion. And the equilibrium constant for this auto ionization is 2.7 into 10 raised power 4. तो पहले में भी हमें एक कैटायन मिलते हैं दूसरे पे साथ ही साथ हमें एक एनाइन मिलते हैं अब हमें पता है cation gives the acidic property for this H2SO4 anion gives the basic property of this H2SO4 in another form also your H2SO4 gets auto ionized जिनमें 2 मोल ऑफ H2SO4 मिलके H3O प्लस एंड HS2O7 माइनस बनाते हैं तो अगेन the H3O positive is the cation which gives the acidic property to H2SO4 and HS2O7 is the anion जो कि आपको आपकी बेसिक प्रॉपर्टी H2SO4 की देते हैं and the equilibrium constant for this auto ionization reaction is 5.1 into 10 raised power minus 5 so इन दोनों तरीके से आपका H2SO4 ऑटो आयनाइज होके कैटायन और एनायन प्रोड्यूस करते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम एसिड क्या होगा नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम कोई भी सब्सटेंस H2SO4 में एसिड एज एन एसिड एक्ट करते हैं when the substance have the capability to produce either H3SO4 plus or we can say H3O plus कोई भी सब्सटेंस अगर ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो
सल्फ्यूरिक एसिड में H3SO4 आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं या H3O की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं। यूजुअली H3SO4 तो ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर है, तो वी कैन मोरली से कोई भी सब्सटेंस अगर ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो H2SO4 में डिसॉल्व होने के बाद H3SO4 की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे या H3SO4 को रिलीज करेंगे, such type of substance can behave as an acid in H2SO4। सिमिलरली अगर हम बेस की बात करते हैं तो कोई भी सब्सटेंस अगर सल्फ्यूरिक एसिड में एड होने के बाद प्रोड्यूस करें ये दो आयन, वन इज द HSO4 माइनस एंड या तो आप HS2O7 माइनस आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, ऐसे सब्सटेंस इज द बेस एक्ट करते हैं in liquid H2SO4 or we can say in sulfuric acid. So these two ions are the very important characteristic identity of H2SO4 to define whether a substance will act as an acid or whether a substance will act in as a base. तो ये ऑटो आयनाइजेशन का प्रोडक्ट जो है आपको याद रहना बहुत जरूरी है। तो कोई भी सब्सटेंस अगर H3SO4 प्लस की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो वो सल्फ्यूरिक एसिड में एस एन एसिड बिहेव करेंगे, और कोई भी सब्सटेंस अगर HSO4 माइनस या H2O7 माइनस की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो वो H2SO4 में एस ए बेस एक्ट करेंगे। So these are the few of the simple and the physical identification or the physical properties of liquid sulfuric acid when it takes as a non-aqueous solvent. Now let's move on to some of the important chemical properties. Chemical properties क्या क्या आपके H2SO4 के हैं जो कि ये एक better non-aqueous solvent exist करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसिड बेस बिहेवियर इन लिक्विड H2SO4 कि क्या कुछ सब्सटेंस होंगे जो कि लिक्विड H2SO4 में एसिड होंगे या कुछ सब्सटेंस होंगे जो कि लिक्विड H2SO4 में एज ए बेस एग्जिस्ट करेंगे। अब क्या कुछ सब्सटेंस एसिड और बेस बिहेवियर दिखाएंगे, दैट विल डिपेंड अपॉन द सब्सटेंस दैट विल प्रोड्यूस अदर दिस टू आयन। कोई भी सब्सटेंस अगर अगेन H3SO4 प्लस प्रोड्यूस करेंगे वो एसिडिक एज एन एसिड बिहेव करेंगे। कोई भी सब्सटेंस अगर HSO4 माइनस या HS2O7 माइनस प्रोड्यूस करेंगे वो आपकी लिक्विड H2SO4 में बेस का काम करेंगे। सो few of the important thing regarding the acid base behavior in H2SO4 is, like we know that sulfuric acid is a highly acidic solvent and most other acids are neutral or behaves as base in it। हमें और आपको पता है कि H2SO4 खुद क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अदर जो एसिड होते हैं मैक्सिमम एसिड्स या तो इस ए न्यूट्रल एक्ट करते हैं या इज ए बेस एक्ट करते हैं। In general, it has been found that all the species which are basic in water, कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर में बेसिक होते हैं या बेस एंड एज ए बेस्ड एक्ट करते हैं, also remains basic or will act as a base in H2SO4 also। तो सबसे पहला जो सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर में बेसिक होंगे तो वो H2SO4 में भी क्या होंगे, बेसिक होंगे। However, अगर हम वाटर की बात करें, water itself will act as a base in H2SO4। हमें पता है because H2SO4 is a very strong acid, water itself act as a base in H2SO4 and it can be inferred from this particular reaction। अगर हम water और H2SO4 की reaction करेंगे then we will get HSO4 minus HSO4 minus plus H3O plus. So here the H3O plus, the concentration of the H3O plus, the concentration of H3O plus, which is again the autoionization product of your water, along with the formation of HSO4 ion occurs
and we have said according to solvent system theory, कोई भी सब्सटेंस अगर H2SO4 में HSO4 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, वो लिक्विड सल्फ्यूरिक एसिड में ऐसे बेस का काम करेंगे। सिमिलरली अगर हम एमाइड्स की बात करें, फॉर एग्जांपल यूरिया की बात करते हैं, NH2CO NH2, अगर इसकी रिएक्शन आप H2SO4 में करते हैं तो यहाँ पे आपको अगेन विल गेट द प्रोडक्ट HSO4 minus your NH2CO NH3 plus. So again, in direction of urea with H2SO4, again the concentration of HSO4 minus is increasing, therefore the amide, that is urea or any amide, will act as a base in sulfuric acid. तो याद रखिएगा, कोई भी अगर सब्सटेंस आपकी सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड होने के बाद अगर HSO4 माइनस की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, वो लिक्विड सल्फ्यूरिक एसिड में एज ए बेस, or it will act as a basic in liquid SO4. Similarly, let's discuss some other interesting argument, like अगर आप नाइट्रिक एसिड को देखेंगे, HNO3 in H2SO4 initially transfer protons led to the formation of the protonated product, that is H2NO3, which again then eliminates water. The overall reaction can be shown this HNO3 अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड में लेते हैं, सबसे पहले आपको एक प्रोटोनेटेड प्रोडक्ट देंगे लाइक H2NO3+, लेकिन ये फर्दर वाटर को रिलीज करके अगेन आपका NO2+ H2O with the formation of 2 moles of HSO4-, which is again the characteristic anion of the autoionization of लिक्विड H2SO4. अब अगेन जब नाइट्रिक एसिड की H2SO4 के साथ रिएक्शन आप करते हैं तो अगेन HSO4 माइनस की कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, therefore we can say nitric acid will also act as a base in liquid H2SO4. So this is how the property of the solvent changes the property of any other strong acid, therefore H2SO4 considered as one of the best non-aqueous solvent. सिमिलरली अगर आप एसिटिक एसिड की बात करते हैं, एसिटिक एसिड जो है आपकी वाटर में एज ए वीक एसिड का काम करते हैं, यही एसिटिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड में एज ए बेस एक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल Me, और यहाँ पे हम CH3 लिखें, जब आप इसकी रिएक्शन H2SO4 की करेंगे, it will again, or we can say this H2SO4 protonate this acetic acid forming CH3COOH2 plus along with the formation of HSO4 minus. So again, the characteristic anion species of the autoionization of H2SO4 is increasing. Therefore, acetic acid will act as a base in non-aqueous liquid sulfuric acid. Another important property. So this particular compound BHSO4 ion or HBHSO4 whole 4, this particular compound याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं टेट्राकिस हाइड्रोजन सल्फेटो borate. So this particular compound is an exceptionally strong acid in sulfuric acid, although this particular compound has not been prepared and isolated in pure form, but in solution of it may be prepared with the reaction of sulfuric acid. जब आप बोरिक एसिड की रिएक्शन करेंगे H2SO4 के साथ, तो ये पर्टिकुलर एसिड आप प्रिपेयर कर सकते हैं, although actually इसको आइसोलेट अभी तक नहीं करा गया है, but this particular tetrakis hydrogen sulfatoborate is a very strong acid and this can be prepared by the reaction of H3BO3 with the liquid sulfuric acid. So this shows some of the important characteristic properties of sulfuric acid is a non-aqueous solvent.
let's see now some other important species, like few species functions as strong acid in H2SO4। कुछ ऐसे species है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड एक्ट करते हैं इन सल्फ्यूरिक एसिड में। यूजुअली इनको हम क्या कहते हैं, सुपर एसिड्स कहते हैं, जिनको हम लेटर ऑन हम इसको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल परक्लोरिक एसिड का हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। पोटेंट एसिड इन aqueous solution is essentially non-ionized in H2SO4 and behaves only as a very weak acid। परक्लोरिक एसिड जो कि वाटर में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड एज एन एसिड एक्ट करते हैं, ये या तो बिल्कुल नॉन आयनाइज फॉर्म में रहेंगे या तो ऐसे वेरी वीक एसिड एक्ट करते हैं आपके सल्फ्यूरिक एसिड में। In some cases, the cation form carboxylic acids are unstable. HCO2H and H2C2O4 decompose with loss of carbon dioxide, which is in this case your sulfuric acid act as a dehydrating agent, जो कि हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। So, the ionic mobilities of H3SO4 and HSO4 are very high, and the conductivity of HSO4 is almost entirely due to the presence of H3SO4 plus and HSO4 minus. So again, we can say that the conductivity of your H2SO4 is again due to the characteristic cation and characteristic anion of the autoionization of sulfuric acid. This ions carry the electric current by proton switching mechanism, thus avoiding the need for migration through the viscous solvent. So the reaction of perchloric acid with H2SO4 can take place like this. Although in aqueous solution this HClO4 acts as a very strong acid, it will act as a very weak acid in H2SO4, forming H3SO4 plus chloride ion, that is ClO4 minus. So again, जब आप HClO4 को H2SO4 में ऐड करते हैं, again this will produce the characteristic cation of the autoionization of your sulfuric acid, that is H3SO4. So we can say that is perchloric acid will act as an acid in H2SO4, although the acidic characters will be very low। जो कि aqueous solution में बहुत strong acid बनता था, वो H2SO4 में will act as or behaves as a very weak acid। So these are some of the important acid-base behavior of some of the compounds in H2SO4. So next thing, only a few substance forms to behave as an acid in sulfuric acid. For example, अगर डाइसल्फ्यूरिक एसिड या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, this pyrosulfuric acid will act as an acid in liquid H2SO4, and this pyrosulfuric acid is formed usually from sulfur trioxide and सल्फ्यूरिक एसिड। जब सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पे डाइसल्फ्यूरिक एसिड या जिसे हम पायरो सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, दिस पायरोसल्फ्यूरिक एसिड यूजुअली एक्ट एज एन एसिड in your H2SO4. Now, why we call this pyrosulfuric acid as an acid, or how this pyrosulfuric acid will behave as an acid in H2SO4. So the reaction of pyrosulfuric acid with H2SO4 will give you H3SO4 plus, which is again the characteristic cation of the autoionization of योर सल्फ्यूरिक एसिड। देयरफॉर यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, ये एज एन एसिड बिहेव करेंगे जब आप इसको डिसॉल्व करेंगे H2SO4 में। सो कुछ ही सिंपल ऐसे एसिड्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जो कि आपकी सल्फ्यूरिक एसिड में एज एन एसिड एक्ट करते हैं या एसिड बिहेव करते हैं। बाकी मैक्सिमम जो अदर कंपाउंड्स है वो एदर एक्ट एज ए बेस or will act as a non-electrolyte in sulfuric acid as a solvent. Now let's see the second important things are the super acids। अब ये सुपर एसिड क्या है? ये कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। यूजुअली दिस सुपर एसिड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये सुपर एसिड क्या है? These are few of the simple very strong Bronsted acid such as
disulfuric acid or very strong Lewis acid such as antimony pentafluoride. तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं, जैसे कि डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि एक्चुअली लिवाइस एसिड होते हैं। अब आपको पता है ब्रोंस्टेड और लिवाइस एसिड में, ब्रोंस्टेड मींस which can easily donate H plus ion, लिवाइस में which can easily accept a pair of electron। इनमें कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि एज ए सुपर एसिड एक्ट करते हैं। सो सुपर एसिड आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। इनमें से one of the most important super acid is called it as magic acid, which is a solution of antimony pentafluoride in fluorosulfuric acid. So magic acid क्या है? Is a solution of SbF5 with fluorosulfuric acid, that is HSO3F. जब आप इन दोनों की रिएक्शन करोगे, you will get a species that is FSO3 SbF minus with H2SO3F. This particular species is called it as super acid, and this is also called it as magic acid. So these are the super acid which actually act as a very strong acid in sulfuric acid. Another important chemical property of sulfuric acid is a dehydrating agent. Sulfuric acid बहुत सारे कंपाउंड्स में से हाइड्रो वाटर को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। सो सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट ड्यू टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एक तो इट हैज अ वेरी लो वेपर प्रेशर, सेकंड हाइड्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्वाइट एक्सोथर्मिक। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी आपका सल्फ्यूरिक एसिड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ऑक्जेलिक एसिड को आप सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करेंगे, यू विल गेट वाटर along with carbon monoxide and carbon dioxide. So ये सल्फ्यूरिक एसिड एक्चुअली आपकी ऑक्जेलिक एसिड में से वाटर को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, इसीलिए इनको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। फॉर्मिक एसिड will give you carbon monoxide with water. Again, water is releasing from formic acid. That's why sulfuric acid here act as a dehydrating agent. Alcohol की बात करें, sulfuric acid again dehydrates alcohol by forming alkenes and water. So here again sulfuric acid act as a dehydrating agent. Another example, glucose का भी dehydrate करके कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज करते हैं। So in all this reaction actually sulfuric acid act as a dehydrating agent. So these are few of the important chemical properties of sulfuric acid when you take sulfuric acid is a non-aqueous solvent. So in the end हम एक बार दोबारा ये आपको बताते हैं कि the ionization product, that is the cation H3SO4 plus and HSO4 minus and HS2O7 ion is the characteristic ion which will decide whether a particular compound will behave as an acid or base when you take it in liquid H2SO4. तो कोई भी सब्सटेंस अगर कैटायन की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो यूजुअली वो एज ए एसिड बिहेव करेंगे, और कोई भी सब्सटेंस अगर एनाइन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे वो यूजुअली एज ए बेस एक्ट करेंगे जब आप उनको सल्फ्यूरिक एसिड में लेंगे। तो कुछ कुछ फ्यू सुपर एसिड्स एंड सिंपल एसिड्स आर देयर जो कि यूजुअली सल्फ्यूरिक एसिड में एज एन एसिड काम करेंगे, बाकी मैक्सिमम कंपाउंड आपके सल्फ्यूरिक एसिड में एज ए बेस काम करेंगे। सो दिस इज all about the another important non-aqueous solvent, that is sulfuric acid. So आज की लेक्चर में हमने सल्फ्यूरिक एसिड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करा, which shows that sulfuric acid is again another important non-aqueous solvent. तो ये था सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।